रहने लगा, वहीं से गाथाएं हमें देखने समझने में खूब मिलने लगी। शायद मतलब कि शिकार करने जाते थे तो हमने देखा कि भीमबेटका में शिकार की एक तस्वीर है, या तरह तरह के वो जंगली जानवरों से डरते थे तो उनकी तस्वीरें हैं। तो असल में वो एक गाथा की तरह है, वो तस्वीर पूरी एक कथा कहती है। तो जब तक हमारे पास में भाषा नहीं थी तो हमने संकेतों में या तरह तरह के डिजाइन के अंदर उस बात को कहने की शुरुआत की थी। और वहां से अगर हम शुरू करते हैं तो उस जीवन के अंदर बहुत कुछ मतलब कि हमारी अभी भी जो जनजातियां हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके की चित्र कथाएं और चित्र कथाओं की अपनी पद्धतियां मौजूद हैं। जैसे कि अभी 2-3 साल पहले ही सौभाग्य से मुझे भील जाति की चित्र कथा पिठोरा पर एक प्ले करने को मध्य प्रदेश से आदिवासी लोक कला परिषद ने बुलाया। और तब प्रेमा पतिया जी भी वहां थे, उनके साथ में बात की और तमाम विद्वानों के साथ भी बात की। तो पता चला कि ये परंपरा चित्र कथा है, जो चित्र बनाया जाता है एक दिन में, जो लिखांद्रा आता है और वो चित्र बनाना शुरू करता है तो उसके साथ में बैठे हुए गायक गाते हैं, गाथा गाते हैं। और वो जो गाना है वो एक डमरू की तरह उनका अपना एक वो है, उसके साथ में मतलब बजाते जाते हैं और सामूहिक रूप से गाई जाती है। वो जब तक मतलब शाम होती है तब तक वो पूरी कथा चित्रित हो जाती है। उसके अंदर पूरी पिठोरा की एक जर्नी है, जहाँ मतलब कि ये जिस इलाके की कहानी है वो अब हमें पता ही है कि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है झाबुआ और इस सारे पूरे बेल्ट के अंदर। तो उसके अंदर सिर्फ वो कथा इसीलिए है कि वो पिठोरा देव ऐसे थे जो वहां पर दसियों हजार साल पहले पानी या इंद्र की लड़की को शादी करके लाए थे। और वहां उन्होंने, तो अभी भी मेघनगर एक जगह है, हमें पता ही है। तो उस तरीके की कथा को मतलब कि परफॉर्मेंस करने को मिला। लेकिन वो समझने की एक अलग दृष्टि जनजातीय लोगों की वो कथा के साथ में जाने पे पता चली। उस चित्र को समझते समझते मतलब कि पता चली कि ये चित्र क्या कह रहा है, कहाँ से शुरू होता है। वो जब लिखांद्रा लिखता है तो उसको पूरी कथा पता है, क्यों किस तरह से पहला चित्र क्या बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, तीसरा क्या बनाएगा। और चित्र के अंदर कथा है और साथ में मतलब कि एक गाथा गाई जा रही है लगातार। तो ये और पूरी फिर रात भर मतलब उसकी पूजा होती है और उसकी गायन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एक तरीके की ये हजारों साल पुरानी हमारी गाथा कहने की परंपरा है। लोग इसको लोक गाथा कहेंगे ही, क्योंकि लोक से ही उत्पन्न हुई है। लोक गाथा कोई बनी बनाई किसी स्क्रिप्ट का नाम नहीं है। वो अलग अलग हिस्सों के अंदर, शायद अगर हम झाबुआ से अलीराजपुर चले जाएंगे तो गाथा कहने का वही गाथा कहने का तरीका अलग है। अगर हम राणापुर चले जाएंगे तो वही गाथा कहने का तरीका अलग है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जनजातीय क्षेत्रों के अंदर हम देखें तो लाखों या हजारों साल पहले से, जैसे कि भीमबेटका का मैंने उदाहरण भी दिया, आप देखिए वहाँ कितनी सारी पेंटिंग है और हर एक पेंटिंग जो शेल गुहा चित्र है वो एक तस्वीर ही नहीं है, वो पूरी एक कथा है। क्योंकि वो जो लोग उन सब चीजों के साथ में जी रहे थे, जिनके पास में भाषा नहीं थी शायद उस वक्त कहने को, लेकिन उनके पास में कुछ न कुछ एक जो भी मिल गया, कलम थी या मतलब उनको गेरू मिल गया तो गेरू से उन्होंने डिजाइन किया। एक वहाँ हाथी है बहुत ही खूबसूरत, वहाँ बहुत सारी जगह लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं, ये कथा है। मतलब सामूहिक होंगे तो ही हम मतलब अपना पेट भर पाएंगे, पूरी कथा कहने की नजर आती है। और वहां से अगर मैं पिठोरा तक मतलब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ही अलग तरह से हमारे सामने एक वक्त को जिंदा करती है हमेशा। और वो आज भी उतनी जिंदा है, क्योंकि आज भी वहां पानी का उतना ही बड़ा संकट है। कहानी तब भी थी, गाथा आज भी उसी स्वरूप के अंदर जिंदा है। फिर अगर हम और भी थोड़ा बाद में देखें तो हमारी बहुत सारी कथाओं के अंदर, हम जैन कथाओं के अंदर जैन जातक हैं, बुद्ध जातक हैं, ये सब कथा समाज के साथ में, समाज के तरह तरह की जो एक तरह से बदलाव आ रहे थे, भाषा आ रही थी, तो उसके साथ साथ वो गाथाएं बनी हुई।
तो हम बुद्ध जातक को तो देखते हैं कि अजंता के अंदर कितनी शानदार तरीके से पेंट हुई है। जातक कथाएं 16 नंबर अगर उनकी गुफा में चले जाएंगे जी। आपकी आवाज सुन, नहीं नहीं की सर, आवाज सुनाई नहीं दे। वो ऑफिस में सर वो कुछ बात कर रहे हैं किसी से। अच्छा 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 अच्छा। तो वो ये है कि जातक कथाएं जो हैं वो 16 नंबर में पूरी पेंट है। वो की वही कथाएं हैं जो 3 नाटक तूफान में अफगानिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर मध्य चाइना का जो हिस्सा है वहां पे जो अश्वघोष के 3 नाटक मिले, वो तीनों के तीनों अजंता की 16A के अंदर अंकित है और पूरी कथा वैसी है जैसी मतलब कि एक नाटक में कही गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से पहले कथाओं के अंदर चीजें आई, फिर तो आख्यानों के अंदर हम देखते ही हैं कि बहुत सारी जगह आख्यान की परंपरा जब शुरू हुई, गाथा गायन की परंपरा शुरू हुई, तो राम की गाथा गाने की एक परंपरा है, कृष्ण की गाथा गाने की एक परंपरा पूरे देश भर में अलग अलग तरह से है। फिर वीर गाथाओं में अगर हम देखें तो इतनी सारी गाथाएं हमारे सामने हैं, चाहे वो हमारे अलाउद्दीन की परंपरा हो, या वो महाराष्ट्र में पवाड़ा की गाथा गाने की जो परंपरा हो, या पंडवानी हो, या ये कहना चाहिए कि जो हमारे बनारस के आसपास हुसैन हसन की याद के अंदर जो रात रात भर मजलिसें चलती है और उसको गाने की एक खास तरीके के तरीका है, अगर उसको सुने तो वहां हमें मतलब कि गाथाओं के विभिन्न और इतने बड़े रूप मिलते हैं कि जिसको समझते समझते शायद अभी हमें लगता है कि हमारा शायद वक्त अभी उतनी तरह से हम अपने भारत भूमि को समझ ही नहीं पाए। ये सारे के सारे संसार में भी अगर हम देखें चाइनीज ओपेरा की जो कथाएं वो सारी की सारी परंपरा से, वहां की गाथा से आई है। तो गाथा का जो विस्तार है वो सिर्फ हम 1000-2000 सालों तक नहीं देख के वो चित्र कथाओं से, चित्रांकन से शुरू होके भाषा के अंदर आया फिर, और वो आज भी गाने के रूप में हमारे सामने जाना जाता है या देख हम उसको सुनते हैं बहुत सारी जगह। बस मुझे अभी हाल शुरुआत में यही कहना है। और कोई सवाल जवाब? जी हेलो। हाँ जी, हाँ सर, रवि सर नमस्कार। नमस्कार। मैं एक मिनट अनम्यूट करना पड़ेगा ना मुझे? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। नहीं अब आवाज सुनाई दे रही है। लोकेंद्र, लोकेंद्र कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल आ रही है रवि भाई। लोकेंद्र, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक्चुअली कल ही बॉम्बे से जयपुर आया जी, और 70 दिन एकदम क्वारंटाइन रहा, और आने के बाद यहाँ पे मुझे 2 महिलाएं जो मेरे जीवन में है, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, उनके मैंने दर्शन किए, और 2 कुत्ते जो यहाँ पे, एक का नाम टफी है और एक का नाम कैस्पर है, उनके मैंने दीदार किए, और 2 हमारे केयर टेकर हैं, उनके मैंने दीदार किए। तो 70 दिन के बाद मैंने 75 दिन के बाद 6 लोगों का दीदार किया, और उसके बाद अब तुम्हारा दीदार कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो बातचीत हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा अनुभव इसमें बहुत है, तुमने उस पर काम भी बहुत किया, अपन ने भी साथ में काम किया है NSD जी बिल्कुल भाई, अपन तो मतलब शुरुआत के दिनों में बहुत काम किया। लेकिन मुझे पता नहीं क्या अच्छा हो अगर कोई ऐसी चीज अपन चाहे गा करके या उस तरह से अगर हम अपने सभी दोस्तों को बताएं, तो मुझे लगता है ज्यादा वो इस चीज से रूबरू होंगे। इसका परिवेश तो मतलब हमने समझा जो तुमने बताया। जी और मतलब मैं तो इसको समझता भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है और भी काफी सारे लोग होंगे जो साथी हैं। थोड़ी सी किसी चीज को अगर ऐसा अगर गा के बताएं तो थोड़ा मुझे लगता है शायद आई डोंट नो। मतलब रवि सर कहना चाहते हैं कि सर आप कुछ लोकगीत गाइए। वो लोकगीत और ये लोक गाथा कहने का जो है वो, जैसे आप रवि भाई आपको याद होगा हमें एक गाथा सिखाई गई थी, 1857 की गाथा बनाई थी उसको, लेकिन वो पारंपरिक है। सुनो हिंद के रहने वालों, सुनो सुनो तुम सुनो सुनो, और फिर वो पूरी कहानी कही जाती थी, याद हो तो आपको? 1857 की, मुझे है ना?
हाँ तो बहुत बढ़िया। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये लेकिन ये जो गाने का तरीका है ये तो कहीं ना कहीं पुराना है, वक्त समय के अंदर किसी न किसी आख्यान से लिया हुआ है ना, जो मतलब कि यूपी के आख्यानों के अंदर है। हाँ सर एक प्रश्न आया है, जी ललित सिंह जी का है। उनका कहना है कि लोक गाथाओं की परंपरा में मुखौटों की क्या भूमिका है? के बारे में तो ज्यादा बेहतर जयंत भाई बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने इस तरह के जो मतलब क्राफ्ट को भी इस नाटक का अंदर बहुत अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया है तो हम लोग जितने बैठे हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ काम उन्हीं का है। तो मतलब कि हम हाँ, मेरे ख्याल से क्या सर उस वक्त जो आपने लोक गाथाओं का अध्ययन किया तो उस वक्त जी की गाथाओं में या उस वक्त की किसी कहने की शैली में मुखौटों का भी उपयोग होता था? मुखौटों का उपयोग शायद बहुत ही कम देखने का आख्यानों के अंदर आता है, क्योंकि आख्यान जो है बिल्कुल सहज एक तरह से कथा कहना है, उसमें किसी तरीके के डेकोरेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, जहां तक मैंने अभी तक देखा है। चाहे हम पंडवानी देखें, चाहे पापू जी की पढ़ देखें, या उसके अंदर एक कथा चित्र कथा है जो रोल होती जाती है, और मतलब कि हम देखते हैं कि वो गाने वाले जो मतलब कि बता रहे हैं कि यहाँ पर ये थे और इनके पिता ऐसे थे और इतने वीर थे और उन्होंने इतने इतने युद्ध लड़े, और फिर वो मतलब रोल धीरे 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 बाबू जी के पढ़ के अंदर मतलब के नीचे जाता है और हम देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि गाथाओं के अंदर शायद अगर हम देखें तो शायद दक्षिण के अंदर है कुछ इस तरीके की चीजें हैं, और या फिर उड़ीसा के अंदर देखने को मिल सकती है। जी तो ये सब जी वहां पे मतलब कि थोड़ा देख सकते हैं। जी छाऊ के अंदर मतलब कि कुछ कथा कह रहे हैं, गाथा कह रहे हैं, तो उसके अंदर वो जरूर कुछ मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जी जी सर सराय पहले किला छाऊ और हाँ मयूरभंज छाऊ जो है जी उसमें इस्तेमाल छाऊ होता है। जी और जी सराय जी किला, वो दोनों में मास्क सराय इस्तेमाल होता है। जी और वो नृत्य फॉर्म है, ज्यादा हाँ डांस हाँ, फॉर्म वो है। डांस 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 ड्रामा है वो एक तरह से, हाँ लेकिन हाँ कहानी वहां पे भी मतलब क्या एक है हाँ पीछे उसके भी इनकरेंट इनबिल्ट, मतलब कि एक तरह से गाथा एक है, गाथा का एक हिस्सा है, एपिसोडिक है वो। जी जैसे अपने पंडवानी में होता है कि किसी एक एपिसोड को सुनाते हैं, लेकिन वो सुनाते सुनाते कई कई दिन तक चलता है, आपको पता ही है। जी सर आप लोकेन भाई, हाँ जी मुखौटों की अपनी अलग परंपरा है। इसका जी लोक गाथाओं से लोक कथाओं से मतलब नहीं, आख्यान की परंपरा लोक कथाओं की परंपरा से मुखौटों की परंपराओं को मत जोड़िए। नहीं नहीं, सर अब ये जोड़ना, हाँ सर ये हाँ, वो प्रश्न थोड़ा सा पूछा गया है तो मेरा हाँ काम था कि प्रश्न को आगे बढ़ाऊं। वो असल में वो ललित जी का प्रश्न था तो इसलिए। जी, जी किस्सा जी गोई की अपनी परंपरा है, जी सर आख्यान की अपनी परंपरा है। एक प्रश्न और है कि लोक गाथा और किस्सा गोई में क्या अंतर है? किस्सा गोई और लोक गाथा में, जी किस्सा गोई भी मतलब एक तरह से परम उसी हम ये कहेंगे कि जो भी मानवीय जीवन के अंदर हम जो महसूस करते हैं, इंसानी सभ्यता के अंदर जो कुछ भी हमें ज्ञान मिला है, जी वो चीजों को जब हम उन चरित्रों से, उस एटमॉस्फेयर से क्या सीखे हैं, उनको जब कहते हैं तो कोई एक तरह से कहता है, कोई दूसरी तरह से कहता है, यही फर्क है मैं समझता हूँ। जी कहने का तरीका अलग हो सकता है। मैंने कहा ना वो ये कि पिथोरा की परंपरा बेंद्रे बता सकते हैं, राज बेंद्रे ने उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है जी कि पिथोरा जो आपको मेघनगर में मिलता है वो झाबुआ में नहीं मिलता, बदला हुआ है। वहां से भाबरा चले जाओ तो अलग है, कट्ठीवाड़ा चले जाओ तो अलग है, अलीराजपुर चले जाओ तो उसका गाने का तरीका अलग है, लेकिन कथा एक है। और वो कथा जो है, वो गाथा जो है, वो महत्वपूर्ण है। कहने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। कोई और सवाल? जी सर। एक मिनट ओम सर, एक मिनट रुक जाइए। ओम सर का आवाज आया नहीं। हाँ वो ऑफिस में रहते ना तो मैं उनकी आवाज म्यूट कर देती हूँ। जी नमस्कार। जी हेलो। जी हाँ सर। लोकेंद्र जी, ये जो पुराने जमाने में जैसे आज भी हैं, मैं जहाँ राजस्थान में रहता हूँ वहाँ सिंहथल बोल के जगह, तो चारण लोग जो हैं जो राजाओं जी के जीतने पर वीर गाथाएं गाते थे, जी आज भी थोड़ी बहुत गाते हैं, तो बहुत पुरानी प्रथा है ये।
तो ये जो वीर गाथाओं का लोक गाथाओं से कोई संबंध है या इसी का कोई अंश है ये? असल में इस लोक गाथाओं को अगर हम देखें, कुछ अगर इसका वर्गीकरण करें तो कुछ थोड़ा अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ेगा हमें। जैसे कि कुछ रोमांच कथाएं की तरह मतलब कि कही जाने वाली गाथाएं हैं, कुछ वीरता की है, कुछ प्रेम की है, कुछ वैराग्य की है, जैसे कि मतलब हम भर्तरी वगैरह या मतलब इस तरह की चीजों को कहें। तो मैं समझता हूँ कि ये अलग अलग चीजें कहने का या उसके इलाके अलग अलग हैं थोड़े से। प्रेम कथाएं एक तरह से मतलब के कही जा रही है। हम देख रहे हैं लैला मजनू से लगा के अगर हम देखें और ऊपर तो लल्दे और लगे शशि पुन्नू और कितनी सारी मतलब के कथाएं हैं जिसका अनंत है। और परफॉर्मेंस है, बाकायदा उसके परफॉर्मेंस है जिसको गाते हैं और गाने के साथ में डांस होते हैं जिसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक परंपरा का बिल्कुल एक दूसरा रूप, लद्दाख गया था मैं, लद्दाख में वर्कशॉप करने गया। तो लद्दाखी लिखित किताबों के अंदर कोई भी मुझे गाथा नहीं मिली, कथा नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैसे काम करूं, तो मैंने स्टूडेंट के साथ में काम करना शुरू किया। जब तो स्टूडेंट से मैंने पूछा कि जब ये 6 महीने तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाता है, बर्फ गिरी रहती है, माइनस टेम्परेचर रहता है, तो क्या होता है? तो जिंदगी की जो मतलब है वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की प्रक्रिया है, उसमें आग एक महत्वपूर्ण है। रोज कोई लंबी कथा चल रही है जो कई कई दिनों तक चलती है, आख्यान की तरह। तो ये है कि सर ये किस तरह से कैसे रूप लेती है, कौन कौन से देशकाल परिस्थितियों में, वो उसी पर निर्भर करता है। जी जी जी, धन्यवाद सर। हेलो दादा, लोक गाथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? लोक गाथाओं को कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मतलब कि किया इस बारे में। लोक गाथाओं को लेके अगर कहें सर कुछ नहीं, सर बोलिए। नहीं, वो एक लोक गाथाओं को कहने के तरीके आजकल तो बहुत सारे, अभी अवतार भाई आज यहाँ नहीं है, लेकिन अवतार भाई ने अभी हाल उनका विजय दान देथा की एक कहानी को मतलब आज के संदर्भ में किया है। आपने किया है, बंटी भाई बैठे हुए हैं, एक कहानी तो पुराना कहीं और की है, लेकिन वो मूलतः कहानी मतलब है विजय दान देथा की कहानी के साथ में मिलती है जी, है ना। तो इस तरह से मतलब कि, और वो उसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, आज के वक्त के अंदर है। तो लोग इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कुछ इसी तरीके गाथा कहने का शिल्प लेके पंच परमेश्वर को कहा है मार्च स्टाइल के अंदर। या विजयदान देथा की कहानी है गुणवंती, हो सकता है मेरे बहुत सारे साथियों ने देखी हो। गुणवंती इतनी एपिक है कि जिसका जवाब नहीं उसको, लेकिन वो टेक्निक जो है गाथा कहने वाली है, कहानी मुझे जो कहनी है वो है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सब भी मतलब इसके अंदर इस तरीके के प्रयोग निश्चित रूप से कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लोकेंद्र जी, एक मतलब ऐसे जिज्ञासा है मेरी, और वो ये शायद तुमसे मुझे और ज्यादा क्लियर हो। हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पृथ्वीराज चौहान की जो गाथा थी उसको पृथ्वीराज रासो एक लिखा है, बिल्कुल रासो के फॉर्म में। हाँ जी। तो वो सारा उन्होंने उसमें जितने भी ओरिजिनल जो लोकगीत हो सकते हैं जी, उन सब की धुनों को मतलब पिरो के और वहाँ ओरिजिनल लोगों को ला करके और उनसे उनको गवाया, फिर उसको उसमें इस्तेमाल किया। वो जो पूरा एक घंटे का या 2 घंटे का जो पूरा वर्णन पृथ्वीराज रासो का था, उसको भी हम गाथा का ही रूप मानते हैं? कैसे माने मतलब उसको? नहीं भाई, ऐसा है कि कहानी हम तब की कह रहे हैं, लेकिन कहानी अब कह रहे हैं, लेकिन उस एटमॉस्फेयर को पहले दिखाना बहुत जरूरी है कि उस वक्त में पृथ्वीराज की के वक्त के अंदर हम क्या देख रहे हैं। तो उसके अंदर जिस तरह की भी गाथाएं लिखी गई उसका प्रयोग करके अगर हम ला रहे हैं तो वो शिल्प बहुत बढ़िया उस कहानी को और ज्यादा मतलब समृद्ध बनाने में मदद करेगा, और मदद किया है। मैंने तो देखा भी है उसको डिस्कवरी में। हाँ, लेकिन वो भी उसी में आता है, गाथा का ही रूप है, वो भी गाथा का ही रूप है।
गाथा हाँ। कहना ज्यादातर गाथाएं गा के कही जाती थी, करेक्ट। एपिक है ना। ओपेरा जिसको मतलब एक तरह से कहेंगे कि बाद में मतलब कि हमने उसको ओपेरा बनाया, उसके अंदर डांस ड्रामा और सारी चीजें आई, लेकिन ज्यादातर उसमें गायन इम्पोर्टेंट है। जैसे तमाशे के अंदर है ना वो, सूर्यपुर नगर का 5 कोस का था घेरा। अब हमने सूर्य पर नगर बसाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब मतलब है। वहां रहता था राजा एक बेचारा, तो उसे पता चल जाता कि वहां पे राजा जो है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। नाम बड़ी था सुंदर। उसका राजा रणधीर। तो गाथा कहने के अंदर वो सारी जो एक तरह से टेक्निक है, लेकिन वो एक मूड को बनाने के अंदर, एक तरह से एक बात को कहने के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक तरह से सबक है। और एक उसके पीछे निर्देशक या जो भी मतलब के प्रदर्शनकारी बंदे हैं, जो उसमें एक्टर हो, डिजाइनर हो, सबका अपना एक योगदान है उसके अंदर। ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, तमाशा जो हम लोगों ने किया था। जी जी, तो उसकी गाथा की बड़ी आप तो अच्छी खुद ही थे एग्जांपल। उसके अंदर, मुझे याद है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं कोई हमने सेट नुमा कोई चीज ही नहीं थी, कुछ सारा नहीं। का सारा वर्णन जो है कलाकारों से ही होता था। वो जैसे अभी हम देखते हैं कि वो तीजन बाई जब गाती थी, या झाड़ू राम देवांगन को आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, वो एक तंबूरा चलाते चलाते जब वो उठा के भीम हो जाते थे तो भीम लगते थे, सामने ऐसे रख लेते थे तो मतलब अर्जुन लगते थे, लेकिन उनके पास में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। कथा के अंदर जो मूड आ रहा है, एक तरह से जो रस आ रहा है, वीर रस आ रहा है, तो वीर रस वो कभी कभी उसी से मतलब के नाव चलाने लगते थे। जब आखिरी में वो दुर्योधन मवाद और पीप और खून और मज्जा और मांस के बीच में बहता हुआ चला जा रहा है, तो तीजन बाई क्या क्रिएट करती थी वो करुण दृश्य। ऐसे दिखता भी था, वो दिखता भी था कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हमें मतलब फील होता था, और वो फील करवाना ही मतलब एक समझता हूँ वही बेसिकली गाथाओं का एजुकेशन है। जी। अभी भी हम अगर अजंता में जाके वो म्यूरल्स के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो हम उस टाइम में चले जाते हैं, 2200 साल पहले या 2000 साल पहले, वो जब वो म्यूरलों का निर्माण हो रहा था, इतनी अंधेरी गुफा के अंदर कैसे बनाए होंगे वो म्यूरल, वही अपने आप में एक चमत्कारिक चीजें हैं। लेकिन कथा वहां कही जा रही थी, और वो नीति कथाएं थी। हम देखते मतलब कि हमारे बहुत सारी नीति कथाएं जो गुणाढ्य ने लिखी, या कथा सरित सागर या बृहद कथा, ये सब कोई छोटी मोटी चीजें थोड़ी है। ये हजारों बृहद कथा और कथा सरित सागर में जो कहा है वो सब संस्कृत साहित्य के अंदर है। बड़े बड़े विद्वान मतलब इस बात को मतलब कई कई बार मतलब दोहरा चुके हैं कि जो कथाएं वहां कही हुई है उसी से हमने रस लेके नए तरह से सृजन किए हैं। ये किसी समय में जैसे नौटंकी होती थी, तो पुरानी ट्रेडिशनल नौटंकी होती थी, अमर सिंह राठौर है, डाकू सुल्ताना है, या हीर रांझा है, या इस टाइप की नौटंकी होती थी, वो लोक कथा के रूप में चलती थी। उसके बाद एक समय में जैसे रेडियो के लिए नौटंकी लिखी गई, या सामाजिक करंट जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें नौटंकी लिखी गई, तो वो नौटंकी लोक में प्रचलित तो थी नहीं वो, तो उसको क्या हम लोक गाथा मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, उसको लोक गाथा के ही वो है। लोक गाथा का मतलब है जनता के बीच में वो बने बने देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे नायक हुए या नायिका हुई है। जैसे कि अभी आपने अमर सिंह राठौर की बात की, तो ये एक तरह से एक पूरे क्षेत्र के अंदर उनको नायक मानते हैं, उनके लिए मतलब रिस्पेक्ट है, उसको भगवान की तरह पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे और भी मतलब जगह जगह अगर हम देखें कि राजस्थान में देखें या कहीं मालवा में देखें, तो वहाँ के जो टिपिकल चरित्र हैं, तेजाजी महाराज, वो एपिक है। उस एक इलाके में सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के बीच में उनकी विश्वास है। ये लोक नायक हैं जिनकी गाथाएं हैं। हम सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो सिंहासन हिल उठे, ये आल्हा की स्टाइल के अंदर लिखा है, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कहीं।
मैंने आला की धुन और आला जो मेरे दिमाग में था उसी पे मतलब कि मैंने लिखी पूरी। अब वो छोटा सा जरूर है लेकिन एक जीवन, लोक जीवन को पूरा कहता है। और आप जो कह रहे हैं ना, आजकल जो टेलीविजन पे शॉर्ट में कहने की बात आ गई, गाथाएं हमेशा रात भर और तसल्ली से कही जाती थी। गाथाओं का आनंद ही वही था। और भूल जाता था अगर एक्टर, अभिनेता, तो दर्शक याद दिला देते, भाई ये वाली लाइन नहीं बोली आपने। ऐसे भी मैंने देखा है कि हमारे माँ चल रहा था और उसमें वो चल रहा था शीरी फराद, तो उसके अंदर कुछ मतलब के चंद छोड़ के गायर आगे, एक्टर आगे चले गए, तो उन्होंने रोक दिया किसी ने, बूढ़े आदमी ने, भाई रुक रुक रुक, ये सब तो गाय नहीं तूने। बोल का अच्छा काका साहब फिर से शुरू हो गया। इसके अंदर कोई भेद नहीं है। पब्लिक और एक तरह से प्रदर्शनकारी के बीच में कोई भेद नहीं है, और ये भेद नहीं होना ही उसका लोक होना है। क्योंकि हम अगर लोक धर्मी और नाट्य धर्मी कलाओं की बात करें जो नाट्य शास्त्र में कही गई है, तो नाट्य शास्त्र के अंदर जो नाट्य धर्मी कलाएं हैं वो आज भी होती है कुतुबलम में जी। दादा आप मतलब आप हम में से मतलब ज्यादातर लोग उसके एक आध घंटा 2 घंटा ज्यादा देख सकते हैं, उसके बाद में आपकी हिम्मत नहीं है उसको, क्योंकि उस तरह की भाषा का हमें ज्ञान नहीं है। वो जो क्लासिफिकेशन है मुद्राओं का, चारी विधान का, उसके अंदर रस और भाव का, वो आज हमें समझ से बाहर है हमारे। इसलिए मतलब कि वो एक्टर ट्रेनिंग के लिए तो बहुत अच्छी है वो विधा, लेकिन साथ में मतलब कि जब वो हमारे तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा चीजें हमारे को लोग जोड़ नहीं पाती है। लेकिन वही लोक धर्मी के बारे में जब बात होती है उसी नाट्य शास्त्र में आज से 3000 साल पहले, तो नाट्य धर्मी लोक धर्मी नाट्य परंपरा वहां पर हमें सब समझ में आती है। और उसके बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी है। शूद्रक ने मतलब जो मृच्छकटिक लिखा है वो आप देख लीजिए, लोक धर्म में परंपरा की तरह अवेलेबल, वो किसी भी जगह खेला जा सकता है और खेला भी है लोगों ने। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब था जैसे कुछ नौटंकी जो आजकल हो रही है, जैसे 2 भाइयों की कहानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बना दी, उसमें नायक नहीं है। जो ट्रेडिशनल नायक होते थे वो नायक नहीं है उसमें ट्रेडिशनल, वो आज के परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षाप्रद बनाने के लिए कुछ बना दी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो शिल्प का इस्तेमाल है वो, क्योंकि अभी तो पानी नहीं बरसेगा अभी तो हाँ वो शिल्प का इस्तेमाल है, और शिल्प का भी इस्तेमाल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बहुत सारे शिल्प गायब हो रहे हैं। मार्च में करीब 700 से ज्यादा धुने हैं, लेकिन आज मतलब 5-10 से ज्यादा मतलब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। 10-15 धुने तो बहुत हो गई, बस उससे ज्यादा नहीं है। नौटंकी के अंदर कितनी धुने थी? 300-400 धुने थी। आज मतलब नौटंकी की वो धुनों को गाने वाले मतलब बहुत कम, शायद रेयर कुछ लोग बचे हैं जिनको मतलब पूरी धुनें याद होंगी शायद। और वो भी ब्रज के क्षेत्र के अंदर कुछ मतलब लोगों के साथ एक बार मैंने नौटंकी की दोनों जो कानपुरी स्टाइल और हाथरसी स्टाइल दोनों के सारे कलाकारों को 2-3 दिन के लिए एक जगह इकट्ठा किया था और परिसंवाद किया था। तो पहले दिन तो लड़ाई में बीत गया कि तुम्हारा ऐसा खराब है और वो हम अच्छे हैं, लेकिन जब दूसरे दिन समझ में आया कि नौटंकी बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब जाके हम उन चीजों पे आए। और शायद वो शिल्प भी मर रहे हैं। अब हम फिल्मों के अंदर भी चले जाते हैं, बगैर पूछे कोई मतलब इस्तेमाल कर लेते हुए, रात भर का है मेहमान अंधेरा, ये नौटंकी की धुन है, लेकिन फिल्म वालों ने उसको मतलब फिल्म में बना दिया। तो खैर कोई बात नहीं है, वो इस वजह से जिंदा तो है आज। नहीं तो धीरे धीरे हम अपनी कलाओं को भूलते जा रहे हैं। और फिल्म वालों का इसमें उपकार है, हम उनको मतलब के सल्यूट करते हुए कम से कम अपनी लोक कलाओं से कुछ चीजों को वो लेके वापस हमारे बीच में और एक बड़े जन समुदाय के अंदर वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो मैं इसको भी बुरा नहीं मानता है। सर जैसा आप कह रहे हैं कि नौटंकी और मार्च में इतनी और मतलब 300-400 की संख्या में धुनें हैं जो अब नहीं यूज हो रही है, तो सर जो छूटते जा रही है उनको बचाने के लिए क्या किया जाए? जैसे मैं वही कहूँगा कि जो आदिवासी कला परिषद है उन्होंने
इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया है। मध्य प्रदेश में मार्च की करीब 100 से ज्यादा धुनों को अभी रिकॉर्ड कर चुके हैं वो, और कर रहे लगातार। उसमें ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, आपको पता है, उन्हीं जी की जी वही हाँ एकमात्र प्रामाणिक हमारे वो हैं जिनको लगभग सारी धुनें पता है। जी तो और उसके अंदर उनको क्या बोलते हैं, उनके नाम के सहित पता है उनको, जी और जी एक से दूसरे के अंदर किससे कैसे फर्क है छोटे मोटे स्वरों के साथ में, लेकिन उसको कैसे, उसकी रिदम क्या है, उसकी तालें क्या जी है, क्योंकि वो भी भूल गए लोग। जी सर अभी हमारा यदि समय खत्म हो जाए तो आप फिर से अटैच हो जाना, मतलब रिज्वाइन कर लेना। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी सर। जैसे मार्च का अभी हम 2-3 दिन से इसके पहले बात कर रहे हैं और मार्च के बारे में पढ़ भी रहे थे। तो मार्च के एक लेख में मैंने पढ़ा कि मार्च 7 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए, और नाट्य शास्त्र में जो समवकार की जो अवधारणा दी है, तो समवकार के जो तोड़े दिए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि वो 7 घंटे 10 मिनट का होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये कंपेयर किया गया था कि जो नाट्य शास्त्र में समवकार जो कहा गया है, नाटक का जो एक फॉर्म है, वो मार्च का ही एक मतलब समवकार के रूप में हम मार्च को देख सकते हैं। क्या ये सही है सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उस समय के अंदर सही होगा। आज के समय में तो मतलब के 7 घंटे अभी तो हाँ, मार्च वो वाले उसी की रात समय, में हाँ 12-18 वो उसी समय की बात है। उस समय के लिए तो मतलब जरूर वो रहा होगा, क्योंकि रात भर होते ही शुरू तो मुझे याद है बचपन से मैंने मार्च जब भी देखे तो मतलब देखे क्या मतलब लगातार उसी में ही बड़ा हुआ। शुरुआत में तो वही टेक के अंदर बैठे रहते थे, गाते रहते थे, और ये इंतजार करते रहते कि कभी मौका मिलेगा तो हम भी मतलब के स्टेज पे छोटा मोटा एक आध रोल कर लेंगे। लेकिन वो होता था रात में 11 बजे के आसपास मूल कथा शुरू होती थी, और सुबह 7-8, और कभी कभी जब गोपीचंद भरतरी वगैरह होते थे सुबह की 9 भी बजते हुए मैंने देखी है। तो ये